बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन आपके साथ हाजिर हूँ। हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th बायोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट फर्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम तक था। आज हम फ्रॉम डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। और इस हिस्से में भी पहले की तरह नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम्स 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं वो शामिल किए गए हैं। और आपके वक्त की निज़ाकत को सामने रखते हुए हमने जस्ट वही क्वेश्चंस शामिल किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के लिहाज से। आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताए भी जाएंगे और आपकी बुक से लगवाए भी जाएंगे आपको निशान, इसलिए आप साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेनिंजेस, CSF एंड देयर फंक्शंस। मेनिंजेस और CSF की लोकेशन क्या है और इनके काम क्या हैं, हमने ये बताना है। सबसे पहली बात कि मेनिंजेस है क्या, इसका आंसर आपको इंग्लिश मीडियम की बुक पेज नंबर 36 पर ब्रेन का जो टॉपिक है इस पेज पर इसकी जो दूसरी लाइन है, ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। ब्रेन जो होता है वो जिस हड्डी में बंद होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। और इनसाइड द क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर जो होता है, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। ब्रेन जो होता है 3 लेयर से कवर्ड होता है जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। इसके बाद इसकी अगली लाइन में 3 फंक्शंस हैं मेनिंजेस के। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। आप इसकी नंबरिंग करके शॉर्ट क्वेश्चन में लिख लेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा असर पड़ेगा, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, दूसरा फंक्शन है प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स और तीसरा फंक्शन है ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू, प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के इस हिस्से का आंसर है कि हमारे पास जो है मेनिंजेस क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा हिस्सा हमारे इस क्वेश्चन का जो है वो है CSF। CSF से मुराद क्या है? CSF कहते हैं हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है जी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का आंसर आपके निचली जो लाइन है यहाँ पर जो इन देयर कैपिलरीज लिखा हुआ है, इससे नीचे वाली जो लाइन है, ब्रेन जो होता है फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स पर मुश्तमिल होता है। वेंट्रिकल्स कहते हैं खास किस्म के चैम्बर्स को, खान को, जिस तरह आपने हार्ट के अंदर भी पढ़े थे वेंट्रिकल्स, तो चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं। और इसके बाद आपने जो लिखना है वो यहाँ से लिखना है कि फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स, और इन वेंट्रिकल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है और जो सेंट्रल कैनाल के अंदर फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। C से सेरिब्रो, S से स्पाइनल और F से फ्लूइड। इस तरह ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें मेनिंजेस और CSF को हमने डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ बोथ सीएनएस एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड व्हाई? हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का हिस्सा समझा जाता है और क्यों? इसकी रीजन भी बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल आंसर अगर देखा जाए तो वो पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस को जो है हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के लिए ये वर्क करता है, इसलिए इसको हम जो है दोनों का हिस्सा समझते हैं। इसका आंसर अगर आप बुक से करेंगे तो बुक से ये आंसर है। हाइपोथैलेमस वाला जो टॉपिक है इसकी दूसरी लाइन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का सबसे अहम फंक्शन जो होता है वो क्या है? टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करना। और इसके अलावा इसका और काम क्या है? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होता है, तो लिहाजा पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को भी ये कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है? इट आल्सो कंट्रोल्स द फीलिंग्स, ये एहसासात को भी कंट्रोल करता है, सच एज रे यानी गुस्सा वगैरह, और इसके अलावा पेन, फ्लियर एंड सारो, ये इनके फंक्शंस हैं हमारे इस हिस्से के जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के लिए काम करता है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। वाइट मैटर और ग्रे मैटर में फर्क बताना है आप। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपके जो सेरिब्रम का टॉपिक है इसकी जो हमारे पास लास्ट पैरा जो है, द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज। जो ग्रे मैटर है नर्वस सिस्टम का, उसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। यहां तक ये ग्रे मैटर का आंसर है। 2 बातें हैं सारी इसके अंदर, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। यानी एक तो इसके अंदर क्या है? सेल बॉडीज हैं, और दूसरा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स है। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके अलावा जब हम व्हाइट मैटर की बात करते हैं तो इसके नीचे लिखा हुआ है बीनीथ। यहां आप बीनीथ लिखकर दिस लेयर को काट देंगे और आप लिखेंगे बीनीथ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के नीचे, ग्रे मैटर के नीचे इज प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर। आप यहां इस सेंटेंस को यूं बनाएंगे, बीनीथ ग्रे मैटर व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट, बल्कि आगे लिखा हुआ है बीनीथ, आप इसको अब यूं लिखेंगे बीनीथ ग्रे मैटर द व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट। ये तो इसकी मौजूदगी बन जाएगी, यानी ग्रे मैटर के नीचे जो है व्हाइट मैटर मौजूद है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? द व्हाइट मैटर, इसके अंदर मौजूदगी किस चीज की है? द व्हाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। अब इन दोनों का फर्क आपको पता चल गया। पहले वाले के अंदर नॉन माइलिनेटेड जो ग्रे वाला था, और व्हाइट के अंदर जो है कौन से हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या फर्क है। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे हम बढ़ते हैं। डिफाइन हिप्पोकैम्पस।
हिप्पोकैम्पस क्या चीज है? गिव इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। आप इसमें कंपोनेंट्स को काट दीजिएगा क्योंकि ये आपके फिर वो अभी सिलेबस में ये नहीं है, लिहाजा कंपोनेंट्स को आप काट दीजिएगा। अब इसका क्या बन जाएगा? ये डिफाइन हिप्पोकैम्पस, गिव इट्स फंक्शंस। इसके काम बताएं, कौन कौन से इसके काम हैं। इसका आंसर आपके इसी 37 पर इंग्लिश मीडियम की बुक पर यहां लिखा हुआ है। हिप्पोकैम्पस is a structure that is deep in the cerebrum। हिप्पोकैम्पस एक गहरा स्ट्रक्चर होता है जो किसके अंदर मौजूद है? सेरिब्रम के अंदर। काम क्या है इसका? इट फंक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। जो नई मेमोरीज होती हैं, जो नई याददाश्त होती है, कोई चीज याद रखनी होती है, तो वो हिप्पोकैम्पस का काम है, वो इसको संभाल के रखता है जी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अगर पीपल विद डैमेज्ड हिप्पोकैम्पस, अगर वो लोग जिनका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है किसी तरह से, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, तो वो क्या करते हैं? रिमेंबर थिंग्स दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज, कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट अकर्ड आफ्टर द डैमेज। जब नुकसान पहुंचा है हिप्पोकैम्पस को, कोई चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो इसके बाद वाली जो चीजें होंगी वो उन लोगों को याद नहीं रहेंगी। हाँ, अलबत्ता जब वो नॉर्मल थे, उनके हिप्पोकैम्पस डैमेज नहीं हुआ था, तब वाली चीजें उनको याद होंगी। ये आपका हिप्पोकैम्पस का आंसर था। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल लूब्स। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लूब्स जो हैं, इनके काम क्या हैं? फ्रंटल और ऑक्सीपिटल लूब का आंसर आपको नीचे कॉलम में मिल जाएगा। फ्रंटल जो लोब है वो कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस और इसके अलावा परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। कॉन्शियस कंट्रोल जो स्केलेटल मसल्स के हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्पीच, ये उन मूवमेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करता है, हेल्प आउट करता है जो स्पीच के मुतालिक है। ये दो बातें आपने याद रखनी हैं, यानी कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, और इसके अलावा दूसरी बात क्या है इसमें कि जो स्पीच की मूवमेंट्स हैं उनको भी ये कंट्रोल करवाता है। ये हो गया हमारा फ्रंटल लोब। इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब की अगर बात की जाए तो ऑक्सीपिटल लोब रिसीव्स एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? एनालाइज करता है, तज्जिया करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को। रिसीविंग एंड एनालाइजिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल इंफॉर्मेशन वो होती हैं मुतालिक हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द लोकेशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा पॉन्स एंड देयर फंक्शंस। मेडुला ओब्लोंगेटा की जो लोकेशन है वो बताएं और इनके काम बताएं। हमने इन दोनों के मुतालिक बात करनी है। पेज नंबर 38 है आपका बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम बुक का, और डायग्राम के नीचे देखें मेडुला ओब्लोंगेटा मेडुला ओब्लोंगेटा लाई करता है कहां पर? ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। और इसके काम देख लें तो कौन कौन से हैं? ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जैसा कि वोमिटिंग वगैरह है, कफिंग है, स्नीजिंग है, एटसेट्रा। यहां तक इसका आंसर होगा। ये मेडुला ओब्लोंगेटा की लोकेशन भी हो गई और इसके फंक्शंस भी कवर हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अगला है पॉन्स। इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है पॉन्स क्या होते हैं, पॉन्स किसे बोलते हैं। ये भी हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। पॉन्स इज प्रेजेंट टॉप ऑफ मेड्यूला। देखें, याद रखिए, आपने कहा कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है, फिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स है। पॉन्स इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेड्यूला। ये मेड्यूला के बिल्कुल ऊपर होता है और इसका काम क्या है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना और सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन का जो आखिरी हिस्सा है सेरिबेलम, सेरिबेलम के दरमियान और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान लिंक का काम जो करता है वो हमारा पॉन्स होता है। यहाँ तक हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स जो है इनकी बनावट कैसी होती है। डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स दोनों की ये स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से हैं, इनकी कंपोजिशन लिखनी है हमने, ये कैसी है। यहाँ पर डॉर्सल रूट जो है इसके मुतालिक आपके स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से में 2 डॉट्स बनाकर 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसके मुतालिक देख लेते हैं इसकी बनावट कैसी है। डॉर्सल रूट, ये पेज नंबर आपका 39 है। डॉर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सॉन्स। डॉर्सल रूट जो होती है ये सेंसरी एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होती है एंड अ गैंग्लियन, और गैंग्लियन पर मुश्तमिल होती है। ये इसकी कंपोजिशन हो गई डियर स्टूडेंट्स। वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड, जहां पर सेल बॉडीज जो होती हैं वो लोकेट करती हैं। ये डॉर्सल रूट की कंपोजिशन है। वेंट्रल रूट की क्या है कि इसके अंदर एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। ऊपर देखें, ये डॉर्सल के अंदर एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, यानी सेंसरी एक्सॉन्स हैं, और जो वेंट्रल है इसके अंदर क्या है, मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। इतना ही इन दोनों के अंदर फर्क है, ये इनकी कंपोजिशन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के 2 अहम काम बताइए जी, कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 2 मेन फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड के बताएं। डायग्राम जहां पर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड की, इसके नीचे देखें। स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म्स 2 मेन फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है, सर्व्स एज अ लिंक, लिंक के तौर पर काम करता है। बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान लिंक का काम करता है। ये पहला फंक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्सेस को बॉडी पार्ट्स से ब्रेन की तरफ और फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ। ये इसका पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, जो सिंपल किस्म की जो रिफ्लेक्सेस होती हैं उनको कंट्रोल करना इसका काम है। अब रिफ्लेक्सेस कहते किसे हैं, वो फंक्शंस जो जल्दी जल्दी से अंजाम दिए जाएं हम उनको रिफ्लेक्सेस कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन द गैंग्लियन एंड एक्सॉन्स। एक्सॉन्स और गैंग्लियन में फ़र्क बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेज नंबर 36 इंग्लिश मीडियम की बुक आप खोलेंगे तो यहाँ पर ब्लू लाइंस लिखी हुई हैं नीचे, यहाँ इंसर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आप छोड़ देंगे। आप यहाँ से लिखेंगे सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स। जब बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी होती हैं, फॉर्म अ ग्रुप, वो एक ग्रुप बनाती हैं। एनवेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन,
वो ग्रुप जो होता है एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन। इसे गैंग्लियन बोलते हैं। समझ आ गई? मैं दोबारा आसान लफ्जों में समझा देता हूं। यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज जब एक क्लस्टर बनाएंगी, गुच्छा बनाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, ग्रुप बनाएंगी और फिर वो एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होंगी, इन्वेलप्ड होंगी लिफाफे की तरह, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैंग्लियन। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा कि एक्सॉन्स क्या होते हैं। एक्सॉन्स क्या है? एक्सॉन्स का आंसर आपको बाकायदा तौर पर बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। थिक लॉन्ग स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन, मोटे और लंबे थ्रेड लाइक थिक थ्रेड लॉन्ग structures that conduct impulses away from the cell body, जो सेल बॉडी से पैगाम को दूर ले जाते हैं, ये मोटे होते हैं और थिक होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम एक्सॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ जो है वो थ्रेड्स होते हैं। एक होते हैं पतले, एक होते हैं मोटे। पतलों की बात की जाए तो वो डेंड्राइट्स हैं और मोटे हैं तो वो एक्सॉन्स हैं। और एक्सॉन्स का काम क्या है? ये कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन्स जो है ये गुजरती है और फिर आगे दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है नर्व इंपल्सेस, एक न्यूरॉन के टर्मिनल से होते हुए। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। एक्सॉन क्या है? थिक thread like long structure that conduct impulses away from the cell body, सेल बॉडी से दूर जो नर्व इंपल्स लेके जाते हैं वो कौन होते हैं जी? एक्सॉन्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है। ये पेज नंबर 40 है बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम बुक का। यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की हेडिंग देखें, आप लिखा हुआ यहाँ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, आप इट काट देंगे, यहाँ लिखेंगे सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम लिखेंगे आगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। वो एक्शंस, वो काम जो हमारे अपने शऊरी तौर पर हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, उनको जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ये स्टूडेंट्स, सोमा मीन्स होता है बॉडी, सोमैटिक बॉडी के वो फंक्शंस जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं उनको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स, इसके अंदर तमाम मोटर न्यूरॉन्स शामिल होती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, जो क्या करती हैं? दैट कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस स्केलेटल मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करती। ये था हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगला है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक, ऑटो मीन होता है खुदकार। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हेडिंग देखें, आप इट को काट देंगे, आप लिखेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। वो एक्टिविटीज जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, कौन सी हो सकती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, इसके अंदर भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं? सेंड द इम्पल्सेस टू द कार्डियक मसल्स, दिल के मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह को ये नर्व इम्पल्स जो हैं कंडक्ट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों में आपको मेजर फर्क पता चल गया। एक के अंदर जो है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है
दूसरे के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। दोनों के अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। एक जो होता है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस हमारी मर्जी से करवाता है, दूसरा जो है हमारी मर्जी से नहीं करवाता। उसकी मिसाल हमने कहा जैसे दिल के मसल्स वगैरह हैं, ग्लैंड्स हैं, और इसके अलावा स्मूथ मसल्स हैं, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो ये सारे फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 10। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक में। ये चौथी लाइन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है किस लिए? टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ। और इसको हम दिस इज ऑफन कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट, इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी हालात में दिस सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शंस, ये अहम एक्शंस लेता है। कैसे? वो एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? इट डायलेट्स प्यूपिल्स, ये प्यूपिल्स को फैला देता है। आँखों के ढेले को आप देखते हैं, आँखें खुल जाती हैं जैसे इमरजेंसी कंडीशंस में बंदे की। और इसके अलावा एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, सांस फूल जाती है, सांस तेजी से चलने लगती है। एंड इनहिबिट्स डाइजेशन, और इस दौरान खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो इफेक्ट होता है। ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी इमरजेंसी कंडीशंस को जो कंट्रोल कर रहा है। फाइट करना है या फ्लाइट करना है, आपने लड़ना है या भागना है, इस सिस्टम को कंट्रोल किसकी तरफ से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें। इसके बाद आगे बढ़ते पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा के उलट हो जाएगा व्हेन स्ट्रेस, इसका आंसर ये है व्हेन स्ट्रेस एंड्स, जब परेशानी खत्म हो जाती है, इमरजेंसी हालात खत्म हो जाते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन, ये अपना काम करता है। कैसे एक्शन करता है? ये नॉर्मलाइजेस ऑल द फंक्शंस, ये फिर पहले वाले जो सारे फंक्शंस वो बिगड़ रहे थे सिंपैथेटिक में, उन सबको नॉर्मल कर देता है। प्यूपल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से डाइजेशन भी होने लगती है, प्रमोट्स डाइजेशन एंड स्लोज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट, दिल की धड़कन और सांस की जो रफ्तार है उसको ये नॉर्मल कर देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का आंसर ये है, पेज नंबर आपका 41 है, यहां पर लिखा हुआ है कि समटाइम्स द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक। बाज़ औक़ात सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही तेज होता है। अब द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है और वेरी क्विक होता है। सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इस तरह के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। यह आपके रिफ्लेक्स एक्शन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा, जो पहले 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शंस आर वॉलंटरी एक्शंस। जो हायर सेंटर ब्रेन वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं या कॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और कॉन्शियस एक्शंस को मैं साथ लिखवा भी देता हूँ। द कॉन्शियस एक्शंस आर दोज विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं
वो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं या वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और इनवॉलंटरी एक्शंस आपको इनको यूं डिफाइन कर सकते हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। द एक्शंस विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्जांपल, जो हार्ट बीट है वो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। इस तरह के ये जो एक्शंस हैं ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के एग्जांपल्स में हो गए और इनकी डेफिनेशन हो गई। आज के जो पोर्शन हमने डिस्कस किया है क्वेश्चंस का, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है वह एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जांपल, आल्सो स्केच द डायग्राम। रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में लिखें, इसकी वजाहत करें और डायग्राम भी बनाएं, डायग्राम से इसकी वजाहत करें। ये आपका आज के सेशन का, आज के चैप्टर के हिस्से का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी और जो जो मैंने आपको समझाया है अच्छे अंदाज से आप समझ चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम आपके सामने है, ये पेपर पर भी है, ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन। ये तमाम वो क्वेश्चंस आपको शेयर किए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, जो आपके बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा, ये आपके 100% कामयाबी की ज़मानत है। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।